अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शंस। मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स एनर्जी एटीपी कन्वर्ट हो एडीपी के अंदर। जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी और वो जो एटीपी इस्तेमाल होती है वो मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होगी। अब वो मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी है या एटीपी है वो कहाँ से आती है, उसके सोर्सेज क्या हैं। एक मसल्स हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर बनता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। और वही एटीपी हम मसल्स कंट्रैक्ट करने के लिए, हम अपनी मूवमेंट करने के लिए उस एटीपी को यूज़ करते हैं। अब उस प्रोसेस में होता क्या है, मसल्स के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल होती है, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है मसल सेल्स के अंदर। जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी तो उससे एनर्जी या एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी। अब मोर एनर्जी रिक्वायर हाई मेटाबॉलिज्म, और मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हाई रहता है और इस वजह से उसके लिए हमें इजाफी तौर पर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया हमारे मसल्स के अंदर और हमने हार्ड एक्सरसाइज करनी है, अपनी मूवमेंट को जारी रखना है, तो हमारे मसल्स के अंदर एक और कंपाउंड है जिसका नाम है क्रीटाइन फास्फेट। वो क्रीटाइन फास्फेट भी एनर्जी का रिजर्वर है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इस क्रीटाइन फास्फेट को इस्तेमाल करके मसल एनर्जी हासिल करते हैं। जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं और ग्लाइकोजन हमारे मसल में स्टोर होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एटीपी बनती है और वही एटीपी हम मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करें, उसको हार्डली एक्सरसाइज करें, तो उसके नतीजे में एनारोबिक का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम हाई एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान ग्लूकोज जितनी भी अवेलेबल होती है अब वो कन्वर्ट हो जाती है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन जितनी भी होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन का लेवल हमारे मसल्स में लो होगा तो ग्लूकोज अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में मुकम्मल ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगर ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो तो ग्लूकोज की मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं होती, बल्कि वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज पैरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पैरोवेट आगे लैक्टिक एसिड बना देता है। अगर तो ऑक्सीजन मुकम्मल अवेलेबल है तो ग्लूकोज जैसे पैरोवेट में कन्वर्ट होगा तो पैरोवेट आगे क्रैब साइकिल मीन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। अगर तो ऑक्सीजन नहीं आ रही तो यही ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में इकट्ठा हो जाएगा। अब मसल जो है वो हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं होता कि वो ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन करवा सके। तो उसके नतीजे में जो हमारा मसल्स है, मसल एक्टिविटी जो कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो लैक्टिक एसिड मसल में इकट्ठा हो जाएगा, कामुलेशन लैक्टिक एसिड। जैसे हमारे मसल में वो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा तो मसल्स थकावट महसूस होगी, जिसे हम बोलते हैं मसल फटीग का नाम देते हैं। जैसे हम फिर रेस्ट में जाते हैं तो 20% जो लैक्टिक एसिड है वो दोबारा ऑक्सीजन अवेलेबल की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। बाकी जितना 4.5 मीन्स के 80% लैक्टिक एसिड बच जाता है वो सारे का सारा बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यही एनर्जी इस्तेमाल करेगा जो उसने पहले 20% को लैक्टिक एसिड ने इस्तेमाल की थी। अब नेक्स्ट है मसल फटीग। अब मसल फटीग क्या है, मतलब कि मसल थकावट क्या है। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल हम बोलते हैं कि वो बॉडी का पार्ट जो फंक्शन, इंटरनल फंक्शन करता है, उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगर हमारे मसल्स काम करना छोड़ दें, इनएबल हो जाएं, काम नहीं कर रहे, वो कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहे, तो उससे हम बोलते हैं मसल फटीग या मसल थकावट है, कि उसमें अहलियत नहीं रही कि वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकें। अब इसके काजेज़ क्या हैं। एटीपी डेफिसिट, जब एटीपी बहुत ही कम अवेलेबल हो और जो एटीपी जैसे कम अवेलेबल होगी तो आप लोग जानते हैं मायोसिन और एक्टिन के दरमियान में क्रॉस ब्रिज बनता है। और वो जो क्रॉस ब्रिज बना है उसको ब्रेक करने के लिए, उसे क्रॉस ब्रिज को बनाने के लिए भी और उसको ब्रेक करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है। वो जो क्रॉस ब्रिज बना है एक्टिन और मायोसिन का, वो अलहदा नहीं होगा, नॉट डिटेचेबल, क्योंकि वो जो फैक्टर्स है एटीपी की कमी का है कि एटीपी अवेलेबल नहीं है। अब उसकी वजह से अब जो ग्लूकोज है, एक तो वो शुरू कर देगा बेटा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। वो कैसे करेगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी, गैर मौजूदगी की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देगा, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने की वजह से, क्रॉस ब्रिज ना टूटने की वजह से, और दूसरा आयनिक इम्बैलेंस के उस मसल्स के अंदर जो
मसल के मसल का जो सार्कोप्लाज्म है उसमें आयनिक इम्बैलेंस भी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो है डिक्रीज कर देगा मसल्स का पीएच। जैसे मसल्स का पीएच डिक्रीज होगा तो मसल में कंटिन्यूस पेन, मुसलसल पेन महसूस होगा ड्यू टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, क्योंकि हाई ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज की और वो भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, जिसकी वजह से मसल्स के पीएच बहुत कम हो रहा है। नेक्स्ट डिजीज है वही उसका डिसऑर्डर है टेटनी। टेटनी जो है लो कैल्शियम है ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत कम है। इसकी सिम्टम जो है एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, के ब्रेन से न्यूरॉन्स बहुत ही एक्साइट होके जा रहे हैं जिस लिमिट में जाने होते हैं, मतलब कि जो उसकी महदूद स्पीड या उसके नंबर तादाद समझें उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूरॉन्स मूव कर रहे होते हैं। लॉस सेंसेशन जो समझ होती है ब्रेन से, जो मैसेज बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं वो भी अपनी सेंसेशन खो बैठता है। मसल मुड़ जाते हैं, ट्विचिंग, कन्वुल्जन, दौरे पड़ सकते हैं। स्पाम मसल हमारा बॉडी का पूरा अकड़ जाता है। अकड़ते कौन कौन सा रीजन है, लैरिंक्स वगैरह, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, डेथ वगैरह भी हमारी इम्पॉसिबल हो सकती है।